हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि क्लाउड फ्रंट क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ये जो चीज़ है ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूं मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है और वो जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर रखा हुआ है वो सर्वर आपने रख रखा है अमेरिका के अंदर। अब उस वेबसाइट का कोई भी वेब पेज आपको एक्सेस करना है या फिर यूं मान लीजिए उस वेबसाइट पे कोई एक फोटो है, आपको वो फोटो एक्सेस करनी है या कोई भी एक फाइल है जो आपको एक्सेस करनी है, तो होगा क्या, आप रिक्वेस्ट भेजोगे उस वेब सर्वर पे। यूं मान लीजिए मैं जयपुर में बैठा हुआ हूं, तो रिक्वेस्ट को जयपुर से अमेरिका जाने में टाइम लगेगा। उसके बाद में वो सर्वर जो है वो अपने को रेस्पॉन्स में वो फाइल देगा और वो जो फाइल है वो अमेरिका से जयपुर आएगी। उसके बाद में मुझे वो फाइल मेरे वेब ब्राउजर पे दिखता है, ठीक है। बट डेटा ट्रांसफर स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अपने को इस बारे में पता नहीं चलता, बट फिर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो लगता है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है कि मेरा सर्वर अगर अमेरिका में रखा हुआ है तो हर बार मेरी रिक्वेस्ट अमेरिका जा रही है जो इंडिया से बहुत दूर है, एंड मेरे जो इंडिया के यूजर्स हैं उनको उस वेबसाइट को एक्सेस करने के अंदर थोड़ी सी लेटेंसी आ रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको एक्सेस करने में। बट अमेरिका का कोई भी यूजर अगर उसको अमेरिका से एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए तो सुपर फास्ट एक्सेस हो जाएगा वो। सेम ऐसे के ऐसे यूं मान लीजिए कोई बंदा नेपाल में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो अगर उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो सेम उनके साथ भी वही होगा, क्योंकि इन दोनों कंट्री से भी अमेरिका दूर बैठेगा और अमेरिका के आसपास की जो कंट्री है वो उसको बहुत फास्ट एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई इतना कि बस केवल इतना सा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप ये डायग्राम देखो तो आप यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे एज लोकेशंस हैं जो AWS ने बना रखे हैं। अब इनका सिंपल सा यूज क्या आएगा मैं आपको ये बताता हूँ। यूं मान लीजिए मैं इंडिया के अंदर जयपुर में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे AWS ने एक एज लोकेशन बना रखी है, वो एज लोकेशन है दिल्ली के अंदर है। मेरे को नहीं पता वहां पे है या नहीं है, जस्ट अज्यूम कर लीजिए आप चीज को समझने के लिए। अब होगा क्या, मैं जयपुर से मैंने एक वेब पेज को एक्सेस करने का ट्राई किया और वो जो वेब पेज है वो एक्चुअल सर्वर रखा हुआ है अमेरिका के अंदर। तो अब मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा वो मैं डायरेक्टली अमेरिका पे सर्वर को नहीं करूंगा, मैं मेरे आसपास जो सबसे घर के आसपास जो एज लोकेशन होगी AWS पे, मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा कि मुझे ये वाला वेब पेज चाहिए। तो यूं मान लीजिए मेरी रिक्वेस्ट जयपुर से चली गई दिल्ली, जो मेरे यहाँ से पास में पड़ता है। दिल्ली पे जो एज लोकेशन है वो रिक्वेस्ट करेगी AWS के सर्वर पे। अब देखो, AWS का ही सर्वर रखा हुआ है और AWS की एज लोकेशन है, तो दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो हाई स्पीड से होगा। तो वो रिक्वेस्ट अमेरिका में जाएगी सर्वर पे और तुरंत वो वेब पेज लाके एंड यूजर को दे देगी। अब जैसे ही उसने एंड यूजर को वो वेब पेज दिया तो वो एक कॉपी तो यूजर को दे देगी और एक कॉपी खुद के पास रख लेगी। अब यूं मान लीजिए कि अगला कोई एक यूजर आता है और वो जो यूजर है वो यूं मान लीजिए गाजियाबाद में बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठा हुआ है, गुड़गांव में बैठा हुआ है, बॉम्बे में बैठा हुआ है। तो जब वो सेम पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे वो सेम पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे जो मैंने किया था। हुआ क्या कि एज लोकेशन ने जब वो पेज मेरे को दिया था उसने उसकी एक कॉपी खुद के पास रख ली थी। तो अब यूं मान लीजिए कि कोई बंदा है जो सेम वेब पेज की रिक्वेस्ट करेगा और उसकी रिक्वेस्ट भी जा रही है दिल्ली वाली एज लोकेशन पे। होगा क्या कि वो देखेगा कि यार ये जो वेब पेज है इसकी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट एक अलग यूजर ने की थी और उसका एक कॉपी मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं इस रिक्वेस्ट को अमेरिका वाले सर्वर पे ना भेज के डायरेक्टली मैं खुद ही उसको खुद के पास से रेस्पॉन्स दे देता हूं। तो अब होगा क्या कि आपको जो रेस्पॉन्स मिला है वो रेस्पॉन्स दिल्ली पे जो एज लोकेशन थी वहीं से मिल गया। दिल्ली और अमेरिका के बीच में जो डेटा ट्रेवलिंग का टाइम था वो यहाँ पे कम हो चुका है। इतना सा समझ में आया। तो ऐसे आप स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट दोनों रख सकते हैं, ठीक है। एज लोकेशन पे स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट दोनों स्टोर करके रख सकते हैं। एक तरीके से ये कैशे होती है और इसके अंदर आपका डेटा रखा रहता है। अगर कोई यूजर ने उस डेटा की रिक्वेस्ट की है जो ऑलरेडी एज लोकेशन पे रखा हुआ है तो वो खुद के पास से उस डेटा को दे देती है, और अगर वो डेटा एज लोकेशन के पास नहीं है कैशे के अंदर तो होगा क्या कि वो उसको ओरिजिन सर्वर जो है, जो उसका एक्चुअल सर्वर है, वहां पे उसकी रिक्वेस्ट करेगी, उसकी एक कॉपी खुद के पास रख लेगी और एंड यूजर को प्रोवाइड कर देगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वापस से आ सकता है कि गौरव, यूं मानो कि मेरे को 1 GB की मेरी एक फाइल है जो एक्चुअल सर्वर पे रखी हुई है। अब मुझे उस 1 GB की फाइल को रिट्राइव करनी है। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट गई एज लोकेशन पे, एज लोकेशन के पास वो 1 GB की फाइल है नहीं, तो एज लोकेशन उस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा अमेरिका में जो सर्वर रखा हुआ है उस पे। उसके बाद में वो फाइल अमेरिका से
दिल्ली आ गई एज लोकेशन पे, और उसके बाद में वो डाउनलोडिंग का टाइम लगा होगा, यूं मान लीजिए 1 GB की फाइल है तो उसको डाउनलोड होने में 20 सेकंड लगे, तो 20 सेकंड तो वो लग गए। अब उसके बाद में मैं उसको दिल्ली के सर्वर से डाउनलोड करना स्टार्ट करूंगा तो 20 सेकंड मेरे वो लग गए। और कहाँ अगर मैं अमेरिका वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट करता तो रिक्वेस्ट जाने में यूं मान लीजिए 3 सेकंड का टाइम लगा, उसके बाद में 1 GB की फाइल 20 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो गई, 23 सेकंड के अंदर मेरा पूरा काम हो गया। और कहाँ पे मेरे को 40 सेकंड लग रहे हैं, राइट? क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि जब आप 1 GB की फाइल की रिक्वेस्ट करोगे तो क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा जो एक्चुअल सर्वर है उस पे, और जैसे ही उसकी फर्स्ट बाइट यहाँ पे आना स्टार्ट हुई दिल्ली वाले रीजन पे, वो तुरंत आपको स्ट्रीम कर देगा, आपको वो डाटा तुरंत मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले खुद डाउनलोड करेगा उसके बाद आपको देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था क्लाउड फ्रंट का कि ये क्लाउड फ्रंट होता है, एक तरीके से एक कैशे होता है, और ये बहुत सारी एज लोकेशंस बना के रखता है वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे तो आपकी वेबसाइट की बहुत सारे एज लोकेशंस हो जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, और आसपास का कोई भी यूजर उसको एक्सेस करना चाहेगा तो जो नियरेस्ट एज लोकेशन होगी वहां से वो उस वेब पेज को एक्सेस करेगा या उसके थ्रू वो वेब पेज को एक्सेस करेगा। तो होगा क्या कि आपकी जो वेबसाइट है वो सुपर फास्ट हो जाएगी, राइट? उससे आपकी वेबसाइट अगर फास्ट हुई तो उसका सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि गूगल उसकी इंडेक्स ऊपर कर देता है कि यार ये एक ऐसी वेबसाइट है जो तुरंत यूजर को डाटा प्रोवाइड करती है, तुरंत यूजर इसको ओपन कर सकता है, तो गूगल उसको इंडेक्स में ऊपर दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रखना, अगर आप कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्लाउड फ्रंट जरूर यूज करना, क्योंकि अगर ये यूज करोगे तो आपके ब्लॉग्स जो है वो ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी यूज करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं खुद की, कि गौरव भाई मेरे को खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अब अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यूजर तो आपके प्रोडक्ट केवल तब खरीदेगा जब उसको आपकी वेबसाइट पहले पेज पे दिखेगी, और पहले पेज पे दिखने के लिए केवल 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आप कीवर्ड्स अच्छे अच्छे यूज करेंगे, एंड दूसरा ये कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने कभी भी ऐसा देखा है कि गूगल के पेज पे कोई एक ऐसी वेबसाइट आ रही हो जो जल्दी ओपन ही ना हो रही हो? मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा। अगर आपको आपकी वेबसाइट इंडेक्स करवानी है गूगल के अंदर तो उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। एंड इसका ऐसा नहीं है कि आप केवल एक स्टैटिक फाइल्स ही कर सकते हैं, आप मीडिया स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कि मैं कोई एक लाइव क्लासेस लूं, या फिर यूं मान लीजिए मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, या फिर मेरा, एंड इसका ऐसा नहीं है कि आप केवल स्टैटिक वेबसाइट ही क्लाउड फ्रंट पे डाल सकते हैं, आप डायनेमिक कंटेंट भी वहां पे डाल सकते हैं। उसके अलावा यूं मान लीजिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मेरा टेराफॉर्म का कोर्स लेके आने वाला हूं, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होगा, बिगिनर्स के लिए वो कोर्स नहीं है। अगर आप लाइक फ्रेशर हैं तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा टेराफॉर्म फॉर बिगिनर्स वाला कोर्स भी देख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। बट आप एक प्रोफेशनल्स हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं प्रोफेशनल्स अपना टेराफॉर्म कोड कैसे लिखते हैं, कैसे उसको हाईली रिलायबल एंड उसको हाईली मेंटेन करके रखते हैं, तो उन लोगों के लिए वो कोर्स है। हाँ, तो वहां पे खैर मेरा कोर्स का एडवर्टाइज करने का कोई मोटिव नहीं था। यहाँ पे मुझे आप लोगों को ये चीज बतानी थी कि उस कोर्स के जो वीडियोस आएंगे, तो अब यूं मानो कि उसके वीडियो हैं, तो उसके वीडियो अगर आप उसको देखेंगे, कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, तो अगर सारे के सारे दिल्ली में मेरा सर्वर रखा हुआ है और अगर वो वहां पे उस वीडियो को देखेंगे तो होगा क्या, उनको लेटेंसी आएंगी, वीडियो अटकेंगे। तो ये चीज ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर एक वीडियो के आगे क्लाउड फ्रंट लगाएंगे अपन। हर एक वीडियो मतलब अपन अपने वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करेंगे कि वहां पे अपन क्लाउड फ्रंट लगाएंगे और उसके हेल्प से अपन अपने वीडियो सर्व करने वाले हैं। तो उससे होगा क्या कि यूजर्स को मेरे वीडियो तुरंत लाइक मिल जाएंगे और वो उसको देख पाएंगे बिना किसी रुकावट के, या फिर लाइक उनको कोई लेटेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो वहां पे भी स्ट्रीमिंग के केस में भी मैं क्लाउड फ्रंट यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रीमिंग के केस में भी अपन क्लाउड फ्रंट यूज कर सकते हैं। ये चीज मुझे आप लोगों को भी बतानी थी। ये एक यूज केस है जो मैं यूज करने वाला हूं। एनीवे, ये तो मोटा मोटा था क्लाउड फ्रंट के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। बट इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो एप्लीकेशन लेवल पे आप कर सकते हो और एज लोकेशन लेवल पे आप कर सकते हो। तो ये कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपन आगे के आने वाले 5-7 वीडियोस में यही चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, केवल मोटा मोटा मेरे को इस वीडियो में यही बताना था। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल सा एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं और उसके आगे एक क्लाउड फ्रंट सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्लाउड फ्रंट पे मेरे पास अभी कुछ भी बना हुआ नहीं है, सिंपल सा प्लेन आ रहा है। अभी मैं EC2 पे चलता हूँ, EC2। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देखिए EC2 के अंदर मेरा
एक वेब सर्वर ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, ये एक वेब सर्वर है। अगर इसका आप पब्लिक आईपी मैं आपको बताऊं तो ये है इसका पब्लिक आईपी, या फिर इसका पब्लिक डीएनएस उठा लेते हैं। ये इसका पब्लिक डीएनएस है और इस पब्लिक डीएनएस को अपन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेलकम टू एनजिनिक्स केवल ये आ रहा है। एनीवे यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मेरे को आपको कुछ चीजें और दिखानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब में चलता हूँ। ये नेटवर्क टैब में गया एंड नेटवर्क टैब में जाके यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया है एंड मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए जो फर्स्ट पेज आया है, नेटवर्क टैब में गया और हेडर में जाके आप देखिए यहाँ पे आपको 200 रेस्पॉन्स आया है और ये रेस्पॉन्स हेडर देखिए आपको ये सारे के सारे रेस्पॉन्स हेडर आए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको देख के रख लीजिए। कुछ भी ज्यादा टेक्निकल चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये रेस्पॉन्स हेडर आया। इस पेज को अपन टच नहीं करेंगे, ये टैब मैं यहीं पे ओपन रखूंगा जिससे मैं आपको बाद में कंपेयर करके बता सकूं देखो क्या डिफरेंस आया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक वेब सर्वर था और इस वेब सर्वर का ये एक वेब पेज था। इसमें जस्ट सिंपल मैंने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया और कुछ नहीं किया। और ये एक EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं क्लाउड फ्रंट के अंदर। क्लाउड फ्रंट के अंदर चल के अपन अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए अब क्लाउड फ्रंट पे चलते हैं और अपन अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एक्चुअल सर्वर है उसका डोमेन नेम क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप S3 बकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक API गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मीडिया स्टोरेज कंटेनर, मीडिया पैकेज कंटेनर, ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है, मुझे यहाँ पे उसका डोमेन नेम डालना है। तो ये अपना EC2 इंस्टेंस है, मैं इसका डोमेन नेम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे URL नहीं डालना, आपको डोमेन नेम डालना है। उसके बाद में ये HTTP है, HTTPS नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को HTTP सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे ओरिजिन पाथ डाल सकते हैं। यूं मान लीजिए कि आप यहाँ पे जाओगे एंड आपको रिक्वेस्ट करनी है, एक फाइल है, फाइल का नाम है यूं मान लीजिए docs.txt, ये आपकी फाइल है। ठीक है, और बट ओरिजिन के अंदर ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है gaurav.txt। अब जब आप क्लाउड फ्रंट एक्सेस करोगे तो यूं मान लीजिए xyz.cloudfront.net एंड जब आप docs.txt करो तो ये अपने आप आपका जो मेन सर्वर है EC2 इंस्टेंस का जो भी डोमेन नेम है उसके gaurav/docs.txt के अंदर जाए। ठीक है, ये जो भी रिक्वेस्ट है ये आपके एक्चुअल सर्वर पे इस जगह पे जाए। अगर आपको ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप ये गौरव जो है ये आपको ओरिजिन पाथ में आप दे सकते हो। तो मुझे ये नहीं देना है, बट आप चाहो तो यहाँ पे ओरिजिन पाथ दे सकते हो, लाइक गौरव। अपने को ये देना नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप हेडर ऐड कर सकते हो। हेडर ऐड होने से होगा क्या कि यूं मानो यूजर ने किसी भी एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की, किसी भी एक API पे रिक्वेस्ट की, तो उससे होगा क्या कि उस रिक्वेस्ट के अंदर एक हेडर और ऐड कर देगा क्लाउड फ्रंट। और अब आप आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है वहां पे आप चेक लगा सकते हो कि अगर आपको रिक्वेस्ट के अंदर अगर ये हेडर मिला है तो ही आप उसको रेस्पॉन्स दो, नहीं तो मत दो। तो उससे होगा क्या कि आपका जो एप्लीकेशन है वो केवल और केवल क्लाउड फ्रंट को रिप्लाई करेगा, बाकी किसी भी रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके का आप एक मिडिलवेयर लगा सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप एक लाइक Node.js डेवलपर हैं तो आप एक मिडिलवेयर लिख सकते हो, और अगर आप जावा स्प्रिंग बूट पे काम करते हैं तो आप एक फिल्टर बना सकते हो इस चीज का कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसके अंदर मुझे ये हेडर चाहिए, अगर नहीं है तो आउट, तो रिक्वेस्ट वहीं से बाहर हो जाएगी। इसके बाद में सब कुछ मैं डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे आप एक कैशे पॉलिसी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूं कैशे पॉलिसी, इसका नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आप मिनिमम TLL, मैक्सिमम TLL और डिफॉल्ट TLL दे सकते हो। होता क्या है कि जब भी एक्चुअल सर्वर से कोई भी एक वेब पेज एज लोकेशन पे आ गया, कोई भी एक फाइल है जो आपके एज लोकेशन पे आ गई, तो एज लोकेशन पे कितनी देर वो रहेगी आप वो टाइम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और ये जो टाइम है ये सेकेंड्स के अंदर है। यहाँ पे भी 3 अलग अलग टाइम है,
इनके क्या यूज है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली TTL मतलब होता है टाइम टू लीव, कि एज लोकेशन में कितनी देर रहेगी आपको यहाँ पे वो टाइम लिखना है सेकंड्स में। तो अभी के केस में आपको ये ध्यान रखो कि डिफॉल्ट वाला आपको काम में लेना है। ये मिनिमम और मैक्सिमम कब आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि आपका जो ओरिजिन है ना वो आपके क्लाउड फ्रंट को बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 घंटे रहना चाहिए, ये 3 घंटे रहना चाहिए, 4 घंटे रहना चाहिए। तो उस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपका ओरिजिन क्लाउड फ्रंट को बताएगा और उस हिसाब से ये रिक्वेस्ट यहाँ पे रहती है। ठीक है, हेडर्स ये सारी की सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। अपन ये एक पॉलिसी क्रिएट कर देते हैं। पॉलिसी क्रिएट हो गई है, वापस क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए नीचे ही नीचे कस्टम पॉलिसी आ चुकी है। बाकी कुछ मैनेज्ड पॉलिसी है जो आप यूज कर सकते हैं चाहो तो। मैंने यहाँ पे ये कस्टम पॉलिसी बनाई है। बाकी सब कुछ मैं डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। वेब एप्लीकेशन जो फायरवॉल है इसको मैं अभी के केस में मैं इसको इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ एंड अभी मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे डिप्लॉइंग हो रहा है। लास्ट मॉडिफिकेशन एक डेट आनी चाहिए थी बट इसका स्टेटस अभी तक डिप्लॉइंग आ रहा है। ठीक है, एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप ये देखिए ये अभी भी डिप्लॉइंग आ रहा है। तो अब देखो ये डिप्लॉइंग क्यों आ रहा है मैं आपको वो बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इतनी सारी एज लोकेशंस हैं। अगर एक बंदा जयपुर से ट्राई कर रहा है तो जयपुर के आसपास की जो सबसे पास में जो एज लोकेशन है वहां पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, या फिर कोई बंदा सिंगापुर के आसपास से रिक्वेस्ट कर रहा है तो एज लोकेशन सिंगापुर वाले एज लोकेशन पे वो रिक्वेस्ट जाएगी। तो अब इतनी सारी एज लोकेशन है। ठीक है, अब ये एज लोकेशन कितनी है मैं इस नंबर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता कि जो AWS है उसकी 300 एज लोकेशन है, 500 एज लोकेशन है। देखिए ये जो एज लोकेशन है ये आज अगर कितनी भी हो 2 दिन बाद ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट्स की एंड मैं इस चीज के लिए आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ AWS के अंदर कितने रीजन है, कितने अवेलेबिलिटी जोन है, कितनी एज लोकेशन है, कितने लोकल जोन्स हैं। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। AWS की जो एग्जाम होती है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट को लेके। एंड अगर आप रियल लाइफ में भी यूज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही यूज करने हैं। ठीक है, रियल लाइफ में भी आपके कहीं पे भी नहीं आने वाले नंबर्स, तो मैं उन चीजों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। तो यूं मान लीजिए ये एज लोकेशन है 300, तो अब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो इन 300 के 300 एज लोकेशन पे जाएगा कि अगर इस URL पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो इसका एक्चुअल सर्वर वो है और उस सर्वर पे अपने को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो अब आपने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया है ये रिप्लीकेट हो रहा है इन सारी की सारी एज लोकेशंस पे। अब इन सारी की सारी एज लोकेशन पे अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन रिप्लीकेट हो रहा है तो टाइम तो लगेगा। एंड एक चीज और बता दूं, केवल और केवल आपका कॉन्फ़िगरेशन रिप्लीकेट होगा, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा रिप्लीकेट होगा। एज लोकेशन पे तो डेटा आपके वेबसाइट से रिलेटेड डेटा केवल तब आएगा जब उस एज लोकेशन के आसपास का कोई यूजर कोई एक फाइल की रिक्वेस्ट करेगा तो वो एज लोकेशन में आके बैठेगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलिए इसका लास्ट मॉडिफिकेशन डेट आने का वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट मॉडिफिकेशन डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आपको क्लाउड फ्रंट के हेल्प से अगर कोई भी वेब पेज एक्सेस करना है तो अब आपको ये URL पे एक्सेस करना पड़ेगा। कॉपी किया मैंने ये URL एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूं एंड मैं एंटर मार रहा हूं। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आप देखिए ये चला गया, ये सेम वही पेज आ गया जो इधर आया था, बट अभी ये अपने को एज लोकेशन के हेल्प से मिला है। अब आप बोलोगे गौरव मैं कैसे मानूं ये एज लोकेशन से मिला है। ठीक है, तो अब इन दोनों के हेडर्स चेक कीजिए, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे इसका हेडर्स में आप देखिए ये केवल इतने से हेडर्स हैं एंड यहाँ पे आप इसके अगर हेडर्स देखोगे तो देखो यहाँ पे कितने सारे हेडर्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ये दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा हेडर्स ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे जो काम का हेडर है वो लास्ट वाला है, मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट, ये ना एक्स कैच है। ये सिंपल सा ये बता रहा है कि जब आपने ये रिक्वेस्ट सेंड की थी तो एज लोकेशन पे ये पेज नहीं था और ये पेज हम डाउनलोड करके लाए हैं सर्वर से और आपको सर्व किया है। बट अब वापस से अगर मैं इसको ट्राई करूंगा, देखो मैं Ctrl+Shift+R कर रहा हूं, एक हार्ड रिलोड कर रहा हूं मैं इसको, और अब देखो अब उसका क्या रेस्पॉन्स आता है। यहाँ पे अब रेस्पॉन्स देखो, हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। लास्ट टाइम था मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट, इस बार हिट हुआ है। मतलब क्लाउड फ्रंट का जो एज लोकेशन था वहां से ये पेज आपको मिला है, कैसे से ये पेज आपको मिला है। इतना क्लियर हो गया? सुपर।
ठीक है, यहाँ पे अपन ने इतना कर लिया है। और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो ये तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आप इतना सा जानने के बाद में सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर ढूंढो और उसका आंसर मैं दूंगा तो शायद आप मुझसे सेटिस्फाई हो जाओगे। क्वेश्चन क्या है वो सुनो, ध्यान से सुनना। इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं दूसरों से जरूर पूछता हूं। अगर कोई बंदा यूं बोलता है कि मेरे को AWS के अंदर एक्सपीरियंस है तो मैं उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं। आपका एक EC2 इंस्टेंस है या एक लोड बैलेंसर है, आपने उसके आगे क्लाउड फ्रंट लगा दिया जो कि अपन ने लगाया है, बट उसके बाद में अगर कोई बंदा इस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो वो डायरेक्टली भी तो एक्सेस कर रहा है, तो ये सर्वर कैसे सिक्योर हुआ? अब ये जो सर्वर है ये तो पब्लिकली अभी भी अवेलेबल है, कोई भी डायरेक्टली इस सर्वर को हिट कर सकता है, तो कैशे वैसे में तो बाद में जाएगा। और अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कस्टम हेडर का बताया था, अगर आप वो भी करोगे तो सारी की सारी रिक्वेस्ट आपके मेन ओरिजिन सर्वर जो है, जो आपका एक्चुअल सर्वर है, वहां पे तो रिक्वेस्ट अभी भी जा ही रही है। हाँ, वो बात अलग है, वो उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है उस हेडर को देख के, बट वो हेडर तो रीड कर ही रहा है ना। इस चीज को कैसे प्रिवेंट करोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, आंसर देता हूँ जल्दी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।